नमस्कार भाइयों, मैं मुकेश कुमार शर्मा इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड मेटल फिनिशिंग चैनल से आपके सामने नई वीडियो लेकर आया हूं। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी निकल इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में, तो उसमें कुछ बैकग्राउंड साउंड बहुत ज़्यादा थी। कुछ लोकेशन ऐसी थी जहाँ पर साउंड बहुत ज़्यादा थी, तो वो कुछ उसमें साउंड क्लियर नहीं हो पा रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। तो मैं वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जो टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं वो मैं दोबारा उनको बता रहा हूँ, उनको आप सुनिए और जो भी आपके ज़रूरत की चीज़ें हों वो आप नोट कर सकते हैं। देखिए, निकल इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए हमें जो निकल का इलेक्ट्रोलाइट, निकल प्लेटिंग का जो सॉल्यूशन केमिकल बनाना होता है, उसमें जो बेसिक केमिकल होते हैं वो 3 केमिकल होते हैं। बेसिक केमिकल में एक केमिकल होता है निकल सल्फेट। आप नोट कर सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड स्लो रखूँगा जहाँ पर पैरामीटर में बताऊँगा। निकल सल्फेट होता है और इसका स्टैंडर्ड आप लिख लीजिए 250 से 300 ग्राम पर लीटर। ये है हैवी आइटम्स के लिए। और अगर आप कोई छोटा आइटम ज्वेलरी या कुछ और स्मॉल आइटम कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड आप रखिएगा 225 225 टू 250 ग्राम पर लीटर। 225 से 250 ग्राम पर लीटर निकल सल्फेट। दूसरा केमिकल आता है निकल क्लोराइड। निकल क्लोराइड का एक ही स्टैंडर्ड आप रखिए 50 से 60 ग्राम पर लीटर। 50 ग्राम रखें, 55 ग्राम रखें, 60 ग्राम रखें, ये सभी स्टैंडर्ड होके माने जाते हैं। कोई भी क्वांटिटी आप लेके केमिकल बना सकते हैं। निकल क्लोराइड 50 से 60, 50 टू 60 ग्राम पर लीटर निकल क्लोराइड फॉर निकल प्लेटिंग। एंड थर्ड इज बोरिक एसिड। बोरिक एसिड 40 ग्राम पर लीटर सफिशिएंट रहता है, लेकिन हम 45 ग्राम पर लीटर भी ले सकते हैं। बोरिक एसिड 40 से 45 ग्राम पर लीटर, 40 टू 45 ग्राम पर लीटर। तो ये तो 3 बेसिक केमिकलों की बात हो गई। अब इनको डिजॉल्व कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप 1 लीटर पानी लेंगे, उसको अप्रॉक्सीमेट 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करेंगे पानी को, जो भी सोर्स आपके पास हो। अगर आपके पास कोई सोर्स ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब ग्लास हीटर या हॉट प्लेट नहीं है, ग्लास बीकर नहीं है, तो आप गैस पर भी स्टील के बर्तन में पानी गर्म करके 70-75 डिग्री गर्म कर लें और उसके बाद एक प्लास्टिक के बर्तन में डाल दें। तो 60 डिग्री जब तक आएगा तो उसमें आपका केमिकल डिजॉल्व हो जाएगा। तो उसमें आप 250 ग्राम पर लीटर निकल सल्फेट डाल दें, उसको डिजॉल्व कर लें। उसी पानी में 50 ग्राम पर लीटर, मतलब 50 ग्राम, क्योंकि 1 लीटर पानी है तो 50 ग्राम आप निकल क्लोराइड डाल लें, डिजॉल्व कर लें, 5-7 मिनट में घुल जाएगा। और उसी में आप 40 ग्राम बोरिक एसिड डाल लें। अब ये पानी पूरी तरह मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद ये बन गया निकल प्लेटिंग का इलेक्ट्रोलाइट। निकल प्लेटिंग सॉल्यूशन, निकल प्लेटिंग केमिकल आपका ये तैयार हो गया। अब इसमें हमें 2 केमिकल और डालने होते हैं जो प्रोप्राइटरी केमिकल्स होते हैं, उनकी फॉर्मुलेशंस जो ऊपर नहीं होती है, तो
तो वो जो कंपनियां बनाती हैं उन्हीं कंपनियों का आपको लेना पड़ेगा। मार्केट में बहुत सी कंपनियां अवेलेबल है, जो भी आपके एरिया में मिलता हो वो आप ले सकते हैं। एक होता है मेंटेनेंस ब्राइटनर और एक होता है कैरियर एडिटिव, ठीक है। इनिशियल कैरियर एडिटिव भी बोलते हैं, इनिशियल मेकअप एडिटिव भी बोलते हैं। अलग अलग नामों से कंपनियां इनको बेचती हैं। तो जो इसमें इनिशियल या कैरियर एडिटिव डलेगा वो डाला जाएगा, मैक्सिमम सभी कंपनियों का एक ही स्टैंडर्ड है, 10 ml पर लीटर, मतलब 1 लीटर में 10 ml, 10 ml 1 लीटर पानी में डाला जाएगा। और जो आपका मेंटेनेंस है, जो ब्राइटनर है चमक के लिए, वो डाला जाएगा 0.5 to 1 ml पर लीटर, 0.5 से 1 ml पर लीटर। मतलब ये हुआ कि आप सबसे पहले 0.5 ml ही डालेंगे। अगर हमें चमक कम लगता है तब हम उसमें थोड़ा थोड़ा एडिशन और करेंगे। जैसे हमने 0.5 ml डाल दिया, अगर हमें चमक कम लग रहा है तो उसमें 0.25 ml, मतलब आधे ml का भी आधा और डालेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर भी चमक कम है तब हम 1 ml तक जाएंगे। वैसे जब आप ब्राइटनर खरीदते हैं तो इसका एक टेक्निकल डाटा शीट होता है हर कंपनी का, उसमें नोट किया हुआ रहता है कि हमारा जो ब्राइटनर है वो कितने ml से कितने ml पर लीटर तक डाला जाएगा। तो ये तो आपका हो गया निकल का इलेक्ट्रोलाइट तैयार करने का तरीका। अब इसमें पॉजिटिव करंट पे रेक्टिफायर जैसे लेना ही होता है हर प्लेटिंग के लिए, तो पॉजिटिव करंट पे हम लगाएंगे निकल का एनोड, निकल का पीस, निकल मेटल का पीस, और माइनस में लगाएंगे हम पीस, जिस पीस के ऊपर हमें प्लेटिंग करनी है उसमें डुबाएंगे और वोल्ट देंगे हम पीस के अकॉर्डिंग। देखिए थोड़ा बहुत कम पानी रहेगा, जैसे 1 लीटर पानी है तो रेक्टिफायर से हम जब करंट देंगे तो जैसे कि इसका स्टैंडर्ड 6 to 8 वोल्ट, तो उसमें 6 से 8 वोल्ट नहीं दे सकते हैं, उसमें हम 1 से 2 वोल्ट देखेंगे तो उसमें आ जाएगा कोटिंग, और आपको पता लग जाएगा कि हमें वोल्टेज बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। तो वो आगे मैं टेक्निकल इश्यूज में बताऊंगा कि कैसे पता लगेगा कि करंट प्रॉपर है या नहीं। अब इसमें करंट का हो गया और ये पानी रेगुलर हमारा 50 to 60 डिग्री गर्म रहना है। अगर ठंडा हो जाए तो दोबारा गर्म करना पड़ेगा प्रोसेस के दौरान। ड्यूरिंग प्रोसेस केमिकल शुड बी 55 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो और जब हम केमिकल बनाते हैं तो इसका पीएच चेक करने का ज़रूरत नहीं होता है। जब बात हमारा केमिकल हमारा चलते चलते पुराना हो जाता है, महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना, तब इसका पीएच चेक करते हैं। इसका एक पीएच पेपर आता है जिसकी रेंज 3.8 से 5.1 तक होती है। तो जो हम इसमें प्रोसेस में चलाते हैं ज़्यादातर 4.8 से 5.1 पीएच तक रखा जाता है। और अगर हमें पीएच डाउन करनी है, कम करना है, पीएच हमारी सपोज 5.1 से ऊपर हो गई है तो और हमें पीएच कम करनी है, तो हमें इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप वाइज डालना होता है पीएच को कम करने के लिए। बढ़ाने के लिए निकल कार्बोनेट एक केमिकल आता है, वो डालेंगे बेटर रहेगा। अदरवाइज सोडियम हाइड्रोक्साइड एक केमिकल आता है, उससे भी मार्केट में पीएच को लोग इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे अगर 3.8 पीएच हो गया किसी वजह से, तो उसको अप करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले पानी में अलग घोल लेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप 1 लीटर पानी में आधा किलो सोडियम हाइड्रोक्साइड को घोलकर ठंडा कर लीजिए। उसके बाद उसको
निकल के टैंक में या जो भी हमारा 1 लीटर पानी है, आपका बड़ा टैंक है, तो उसमें धीरे धीरे ड्रॉप आएगी, इसको डाल सकते हैं। पानी को मिक्स करना होता है, जिस समय हम pH घटाएं या pH बढ़ाएं, टैंक के अंदर माल नहीं लगा होना चाहिए। माल में कुछ प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है, क्योंकि केमिकल पूरी तरह डिवेल्प नहीं होता है जब तक, तो वो अनइवन कोटिंग आ सकती है। तो ये निकल प्लेटिंग के सारे केमिकल किस तरह बनाते हैं वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा निकल प्लेटिंग में अब हम करंट का कैसे तय करें कि करंट एक्सेस हो गया है या कम हो रहा है। देखिए, प्लेटिंग में करंट अगर कम रहेगा तो या तो कोटिंग आएगी नहीं, या कोटिंग बहुत स्लो आएगी, या चमक नहीं आएगी। चमक कैसा लगेगा आपको कि बहुत देर से चमक आ रही है, तो आपको देखना चाहिए चमक करंट कितना है हमारा, करंट थोड़ा सा बढ़ा के देखना चाहिए। और करंट बढ़ा के भी चमक नहीं आ रही है तो आपको समझना चाहिए कि इसके अंदर चमक वाला केमिकल, जिसको हम ब्राइटनर बोलते हैं, जिसमें हम मेंटेनेंस ब्राइटनर बोलते हैं, वो थोड़ा कम है, वो 0.25 ml पर लीटर में डालना पड़ेगा। और मान लिया हमने करंट बढ़ाया और चमक भी आ गई, लेकिन नीचे से पीस काला हो गया और खुरखुरा हो गया, रफनेस सी उसमें आ गई, तो आप समझिएगा कि पीस में करंट ज़्यादा हो गया, तो हमें करंट कम करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में उस पीस को अलग रख के आप दूसरा पीस लगा के करंट कम करके चेक करेंगे तो पीस सही आ जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर जो ये ब्राइटनर और एडिटिव मैंने बताए, ये रेगुलर डालने पड़ते हैं। ये एम्पियर के हिसाब से है, 1000 एम्पियर अगर 1 घंटे तक चलेगा तो उसके हिसाब से इसमें डोजिंग होती है। कोई ब्राइटनर 150 ml जाता है 1 घंटे में 1000 एम्पियर पे, कोई 200 ml जाता है 1000 एम्पियर पर 1 घंटे में। एडिटिव भी इतना ही जाता है। एडिटिव थोड़ा 25% एक्सेस डालना होता है, वो उसकी कंजम्पशन थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये आप ब्राइटनर एडिटिव का मैंने आपको बताया किस तरह आगे कंज्यूम करना है। इसके अलावा हम माइक्रोन किस तरह दे के भाई हमें माइक्रोन, तो माइक्रोन डिपेंड करता है करंट डेंसिटी के ऊपर, मतलब हम कितना एम्पियर एक पीस में दे रहे हैं। तो उसकी पूरी कैलकुलेशन है कि अगर हम इतना एम्पियर इतने टाइम तक देंगे और इतना स्क्वायर फीट का हमारा पीस है तो उस पर इतना माइक्रोन आ जाएगा, वो पूरी कैलकुलेशन है। वो कभी भी आप उसको हमसे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं अपने पीस का साइज़ बताकर, लेकिन साइज़ आपको पूरा बताना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे पीस की हाइट इतनी है, उसमें कितना निकल लग जाएगा। हाइट से मतलब एक रॉड भी हाइट की होती है, जैसे रॉड है तो वो 10 इंच हाइट की है, ठीक है, और एक सिलेंडर है सीट का, वो 10 इंच हाइट का है, तो दोनों में फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि निकल सरफेस एरिया से चढ़ता है, लंबाई से नहीं। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा निकल चढ़ेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर 1 स्क्वायर फीट का पीस है, 1 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा, एक साइड से बता रहा हूँ, अगर दोनों साइड से निकलना है तो उसको डबल करना पड़ता है। तो 1 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा अगर पीस है तो 1 घंटे में 1 एम्पियर पर इस पर 1 माइक्रोन आएगा। 1 घंटे में 1 एम्पियर अगर चलेगा तो 1 माइक्रोन आएगा। तो इसी फार्मूले से हम बाकी कैलकुलेशन करते हैं। आप फिर नोट कर लीजिए, 1 स्क्वायर फीट के पीस पर 1 घंटे में 1 माइक्रोन है, ठीक है। तो 1 एम्पियर पर 1 घंटे में 1 माइक्रोन आएगा। एम्पियर भी इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और उस 1 माइक्रोन का वेट भी 1 ग्राम है। तो वजन, निकल एनोड का वेट कि कितना हमारे उसके ऊपर चढ़ा है पीस के ऊपर, वो सब कैलकुलेट हो जाता है। तो ये इस कैलकुलेशन की बात रही। अब आता है प्रॉब्लम्स, किस किस तरह की और प्रॉब्लम। जैसे मैंने वो बर्निंग का तो बताया दिया कि हाई करंट पे नीचे से पीस जल जाता है। जैसे हम कोई चेन लटका रहे हैं तो चेन का जो नीचे का हिस्सा है, बिल्कुल नीचे का हिस्सा, उसको देखना है जो टैंक में सबसे नीचे की तरफ जा रहा है। अगर उसमें कोई बर्निंग है, किसी तरह का कोई इफेक्ट है, पीस काला पड़ रहा है, उसमें खुरखुरापन है, मतलब रफनेस है, हाथ से छूकर उसको देखेंगे उसमें रफनेस है, तो करंट ज़्यादा है। आपको करंट रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, हमने पीस लगाया और पीस काला पड़ रहा है,
कोई पीस काला हो रहा है, कोई चमकदार आ रहा है, तो वो करंट की प्रॉब्लम है। आप देखिएगा कि जो पीस काला पड़ रहा है उसमें करंट प्रॉपर फ्लो नहीं कर रहा है, तो आप उसके कनेक्शन, जो तार आपने बांधा हुआ है, जो कुंडा आपने लटकाया हुआ है, या जो हैंगर आपने लटकाया हुआ है, उसको आप चेक करिए, कहीं ना कहीं से करंट की लूजिंग होती है, तो इस तरह से वो पीस काला पड़ जाता है। अगर सारे ही पीस काले पड़ रहे हैं, नीचे का जो बॉटम की तरफ से, मतलब टैंक में जो नीचे के हिस्से में पीस जा रहे हैं, वो नीचे का हिस्सा सही हो रहा है, ऊपर का हिस्सा काला पड़ रहा है, तो आप समझिएगा टैंक के अंदर इम्प्योरिटीज़ है। इम्प्योरिटीज़ के लिए कुछ केमिकल्स आते हैं जो कॉपर जिंक को रिमूव करते हैं। इम्प्योरिटी दो तरीके इसके अंदर आती हैं, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। देखिए, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ मेटल्स को कहते हैं, कॉपर है, जिंक है, लेड है, इस तरह की इम्प्योरिटीज आएंगी, तो हमें इसमें डमी आउट करना पड़ेगा। कुछ केमिकल्स भी आते हैं, वो कुछ सुप्रेस करते हैं इम्प्योरिटीज़ को, बट वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। अगर ज़्यादा इम्प्योरिटी आ जाएगी तो हमें इसमें डमी आउट करना पड़ेगा। डमी का मतलब होता है कि हम अपने पीस की जगह, जॉब की जगह एक स्टील की कोरोगेटेड सीट होती है, वो जो आपने देखा होगा बिल्डिंग बनती है, जो ऊंची नीची सीट होती है, जिसमें नालीदार सीट जो होती है, उस सीट का एक टुकड़ा लेकर के हमें टैंक में लगाना पड़ेगा। जितना बड़ा टैंक है उसके हिसाब से, मान लिया हमारा 1x1 का टैंक है, तो हम 6x6 का एक टुकड़ा लेके कोरोगेटेड सीट का, जो नालीदार सीट होती है, उसको लगाएंगे। बहुत कम का एनोड हम उसमें आधा कर देंगे, जितना हमारे टैंक का एनोड है। मान लिया हमारे टैंक में 10 किलो एनोड है, तो उसमें एनोड हम 1 या 2 किलो छोड़ेंगे, और टैंक का पीएच कम करेंगे 3.8 to 4 तक, और उसमें हम 1 से 2 वोल्ट पर डमी चलाएंगे। तो वो सीट बार बार काली होती रहेगी, उसको बार बार हमें निकाल कर साफ़ करना है। हर घंटे में उसको तेजाब में डालकर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालकर, उसको ब्रश से रगड़ कर साफ़ करना और फिर लगा देना। मतलब उसके ऊपर वो गंदगी चिपक कर आती रहेगी। तो इस तरह टैंक के अंदर से जो भी हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं, वो सब डमी आउट हो जाएंगी। इसको डमी आउट करना बोलते हैं। इसके अलावा कुछ केमिकल्स आते हैं, तो सभी कंपनियों के अलग अलग केमिकल्स होते हैं ब्लैकनेस को कंट्रोल करने के लिए। तो वो केमिकल्स ज़रूरत होती है तो वो लोग लेके अपने पास रखते हैं कि हल्की फुल्की अगर ब्लैकनेस आ रही है, बहुत कम ब्लैकनेस है, लो करंट पर जहाँ हम तार बांधते हैं या जहाँ पर हम जिग लगाते हैं, वहाँ पर कोई ब्लैकनेस आ रही है, तो उसको थोड़ा सा केमिकल 0.5 ml पर लीटर से लेकर 1 ml पर लीटर तक डाल के उसको दूर कर सकते हैं। इसके लिए पाउडर भी आते हैं, जैसे स्पेशल सिक्विस्टेट नाम से एक पाउडर आता है, वो भी हम 0.25 ग्राम या 0.2 ग्राम पर लीटर डालकर उसको गर्म पानी में घोलना होता है, और गर्म पानी में घोलकर उसको टैंक में डाल देते हैं, तो उससे ये जो प्रॉब्लम से मिनिमम होती है। ब्लैकनेस आने का एक और रीज़न होता है कि जो ब्राइटनर्स है, जो चमक वाला केमिकल है, जो हमारा मेंटेनेंस ब्राइटनर है, वो अगर एक्सेस हो जाएगा टैंक में, तो जो इम्प्योरिटीज़ वो माइग्रेट करने लगती हैं, वो बहुत ज़्यादा स्पीड से पीस के ऊपर चढ़ने लगती है और ब्लैक पीस ब्लैक आने लगता है। तो ब्राइटनर्स को एक्सेस भी नहीं होने देना है, वो सब हम पूरी कैलकुलेशन के हिसाब से ही जो है ये डालना चाहिए। बाकी इसमें ये जो ब्राइटनर्स है, ये केमिकल ऐसा है कि इसको बहुत ही कंट्रोलिंग के साथ डाला जाना चाहिए। अगर आप कंट्रोलिंग के साथ नहीं डालेंगे तो माल आपका हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन आपको ब्लैकनेस की, कालेपन की समस्या निकल प्लेटिंग में आएगी। तो ये तो निकल प्लेटिंग का हुआ। अब इससे पहले आता है प्री ट्रीटमेंट। प्री ट्रीटमेंट का मतलब है कि जो पीस हम निकल प्लेटिंग कर रहे हैं उसकी हमें सफाई भी करनी होती है पहले, क्योंकि बिना सफाई के कोई चिकनाई वाला पीस, कोई जंग वाला पीस, कोई गंदा पीस वो उसमें टैंक में डालेंगे तो उसमें चमक नहीं आएगी। निकल चढ़ेगा, वाइट होना दिखाई देगा आपको निकल चढ़ रहा है, बट उसमें चमक नहीं आएगी। तो उसमें हमें पहले, जैसे आयरन का पीस है तो उसको रस्ट रिमूव करना होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कोई डीरस्टिंग केमिकल आता है, प्रोप्राइटरी केमिकल है, बहुत कंपनियां बेचती हैं। मैं तो कहूँगा सारी कंपनियां बेचती हैं, तो आप कंपनियों से ले सकते हैं। प्रोप्राइटरी केमिकल्स होता है डीरस्टिंग केमिकल, उससे क्या होता है, उससे गैस कम लगती है, उससे गैस नहीं उठती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बहुत फास्ट गैस निकलती है और वो जो है गले में धसका आता है, खांसी आती है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में छुटाएं, चाहे आप डीरस्टिंग में छुटाएं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो उसमें जंग को हमें रिमूव करना है, उसके बाद पीस को वॉश करना है। वॉश करने के बाद में
हमें उसको क्लीनिंग करना है। पहले एनोडिक क्लीनिंग होगा, फिर कैथोडिक क्लीनिंग होगा। और कुछ लोग कैथोडिक पहले करते हैं, एनोडिक बाद में करते हैं। वो डिपेंड करता है जॉब के ऊपर कि हमारा जॉब किस मेटल का है। अगर हम आयरन की बात करें तो पहले कैथोडिक होगा, बाद में 5 सेकेंड का एनोडिक होगा। तो कॉपर में एनोडिक हम मना करते हैं करवाने के लिए, क्योंकि लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं। उसमें एनोडिक में क्या है कि मेटल जो है वो उतरता है, उसमें पोरोसिटी आ जाती है, मेटल उसमें डिस्ट्रॉय होता है। तो पीस के ऊपर से जब मेटल डिस्ट्रॉय होगा, ख़त्म होगा, वो एनोड पर जाके लगेगा तो वो उसमें एक पिटिंग बन जाती है। तो हम कॉपर या ब्रास में या सिल्वर में इस तरह की एनोडिक क्लीनिंग के लिए हम अवॉइड करवाते हैं, हम मना करवाते हैं कि एनोडिक क्लीनिंग हम ना करें। लोहे में, स्टील में आप कैथोडिक एनोडिक दोनों करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छी मिलेगी। और अगर स्टील और आयरन में आपको क्लीनिंग एक ही लगानी है, स्पेस आपके पास नहीं है, तो केवल आप एनोडिक लगाएं। तो क्लीनिंग, एनोडिक क्लीनिंग करने से क्या होता है, इसके अंदर पूरी चिकनाई, स्मट, डस्ट सब रिमूव हो जाती है। उसके बाद पीस को निकालते हैं। निकालने के बाद 5% सल्फ्यूरिक एसिड में डिप करेंगे, फिर वॉश करेंगे, उसके बाद निकल टैंक में लगाएंगे। निकल के बाद निकालेंगे और उसको प्रॉपरली वॉश करेंगे और सुखाएंगे। तो ये पूरा निकल प्लेटिंग का प्रोसेस है, ये आप करिए। इसमें किसी को भी देखिए वीडियो में बताने में होता क्या है कि कुछ चीज़ें रह जाती हैं, क्योंकि मेरा एक ये लेक्चर टाइप होता है। तो इसमें फिर भी अगर किसी को कोई समस्या आती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, या डिस्क्रिप्शन जो इसमें है उसमें आपको देखने को मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो आप उसमें देख सकते हैं। आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, अपने पीस का फ़ोटो मैसेज कर सकते हैं कि हमें ये समस्या आ रही है। तो मैं टाइम मिलने पर, मैं ये बात फिर कह रहा हूँ, टाइम मिलने पर मैं आपको जवाब दे दूँगा। क्योंकि देखिए मैं भी, मेरा और भी काम है, मैं बिजी रहता हूँ, तो थोड़ा सा उसमें आपके कोऑपरेशन की ज़रूरत है। कभी कभी जवाब देने में टाइम लग जाता है। और वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों की मैं सेवा करता हूँ। अदरवाइज़ आपको मालूम है कि यूट्यूब जो चैनल है वो बंद कर देता है। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, पूछें, खुलकर पूछें, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं सबका जवाब देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी का जवाब नहीं देता हूँ। बाकी किसी को मुझसे कोई शिकायत हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। दोबारा मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मैं जवाब ज़रूर दूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।